क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक टीवी सीरियल था बड़ा बहुत फेमस। हाँ हाँ। बहुत फेमस था, तो वो मैंने किया। फिर एक स्टार प्लस पे शुरू हुआ था कसौटी जिंदगी की, ओके। जिसका सेकंड पार्ट भी हाँ हाँ हाँ। अभी दूसरा सीजन भी आया, तो उसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। ओके, जब फर्स्ट एपिसोड श्वेता तिवारी के साथ में। और एआई पे थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय काफ़ी ज़्यादा बूम पे चल रहा है, हाँ, तो इस पर्टिकुलर फील्ड पे एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके हिसाब से? तो उसमें क्या होता था कि एपिसोड हम लोग बनाते थे, एपिसोड बनाने के बाद एकता कपूर को सुनाते थे, एकता कपूर जी उसको सुनती थी, उसके बाद वो फिर करेक्शन बोलती थी, फिर करेक्शन करने के बाद फिर हम लोग उसको बनाते थे, फिर उनको सुनाते थे, फिर वो करेक्शन। तो कभी कभी तो ये होता था कि पूरा पूरा हफ्ता हम लोग सिर्फ करेक्शन ही करते। तो एक टीवी सीरियल्स को बनाने में कौन कौन चीज़ें, क्या क्या काम होता है, कौन कौन क्या क्या काम करता है? तो आप असल में देख ही टीवी सीरियल रहे होते हैं, लेकिन वो 4 सीरियल भी हो सकते हैं, तो 4 अलग अलग लोगों की कहानियाँ होती हैं। बिल्कुल विश्वास कीजिए कि हम लोग जब वहाँ काम करते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही कपड़े लगते थे हमारे घरों में, लेकिन वो उस पूरे उस लाइट में, एटमॉस्फेयर में, उस मेकअप में, उस आर्टिस्ट में भी, क्योंकि वो भी सुंदर ही होते हैं सारे। ज़्यादातर हम देखते हैं सुंदर ही लोग लिए जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं हम सब जानते हैं कि उनको यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि भैया साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आप ब्यूटी न्यूटी में पाकिस्तानी के कड़े पहन लिए थे, जो कि मुझे नहीं पता चला। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम, और आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा फिल्मी होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका मेरे को बहुत ज़्यादा वेट था, क्योंकि ये एक ऐसे लाइन से आ रहे हैं जिनका मैं एकदम दीवाना हूँ भाई। मेरे को मतलब बचपन से ही मेरे को इसी चीज़ में, फिल्म में, मीडिया, इसी का शौक है। मैं बचपन से ही ऐसी चीज़ें, कैमरा से प्यार, माइक से प्यार, ऐसी लाइट्स लगाना, इधर उधर चीज़ें, तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे ही गेस्ट को अपने साथ लाया हूँ जो कि शॉर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर हैं। सर हमारे राममणि त्रिपाठी सर, आप कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो साहिल? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ सर। सर सबसे पहले हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपने आपको बारे में बताइए। मेरा नाम राममणि त्रिपाठी है, वो आपने बताया, और जी। मैं यहाँ पर सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मैं फिल्म मेकिंग मेरा स्पेशलाइजेशन है, और मैं बच्चों को अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वही सिखाता हूँ। इसके अलावा मेरा एक अपना सोशल मीडिया हैंडल है स्टोरीग्राम के नाम से, जिसमें मैं बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता हूँ, और धीरे धीरे उसके लिए भी काम कर रहा हूँ और जॉब भी करता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सर के स्टोरीग्राम चैनल की। यूट्यूब पे भी चैनल है, साथ में इंस्टाग्राम पे भी है। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और सर को जरूर वहाँ पे सपोर्ट करिए और देखिए सर के क्रिएशंस कैसे हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपने जानना चाहूँगा कि आपको इस लाइन में कैसे आने का मन किया और कैसे आपने स्टार्ट किया, वो बताइए जर्नी आपकी। हाँ, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने 1-2 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की, और ओके। हाँ, और उसके साथ साथ मुझे हमेशा, लेकिन मेरा फिल्मों में जाने का मन होता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो एक जैसी जगह है जहाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, या मुझे लगता था वहाँ लाइफ अच्छी होगी मेरी, क्योंकि मैं एंजॉय करता था इन सारी चीज़ों को। स्कूल में भी प्ले वगैरह करता था, और वहाँ बड़ा अच्छा अप्रिसिएशन मिलता था मुझे। तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ तो है ऐसा जो मैं वहाँ जाके अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ। और 2001 में मैं मुंबई गया, और वहाँ पे फिर मैंने 4-5 महीने तो मुंबई की गलियाँ छानने में ही लग समझ समझने ली। लगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने बालाजी टेलीफिल्म से अपने करियर की शुरुआत। ओके। बालाजी टेलीफिल्म्स में मैंने जो पहला टीवी सीरियल किया उसका नाम था कहानी घर घर की, और उसमें जो डायरेक्टर थे अनिल वी कुमार सर थे। उन्होंने मुझे अपने साथ में उन्होंने रखा, और मुझे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका दिया, और उनके साथ में मेरे ख्याल में मैं 4th या 5th एडी था, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं शुरुआत में वहाँ स्क्रिप्ट वगैरह जेरोक्स करवाता था, आर्टिस्ट को देता था, आर्टिस्ट को लाइन कराता था, बुलाता था आर्टिस्ट को। हाँ हाँ। क्योंकि जब शॉट रेडी होता है तो डायरेक्टर कहते हैं कि कॉल द आर्टिस्ट, तो भाग के जाना मेकअप रूम में, सबसे कहना आइए आइए चलिए, शॉट रेडी है। डायरेक्टर सर बुला रहे हैं, शॉट रेडी है। तो शुरुआत में इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक टीवी सीरियल था बड़ा बहुत फेमस। हाँ हाँ। बहुत फेमस था, तो वो मैंने किया। फिर एक स्टार प्लस पे शुरू हुआ था कसौटी जिंदगी की, ओके। जिसका सेकंड पार्ट भी हाँ हाँ हाँ। अभी दूसरा सीजन भी आया।
तो उसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। ओके, फर्स्ट एपिसोड श्वेता तिवारी के साथ में, और हमारे साथ गौतम सोपती जो कि एकता कपूर के बुआ जी के लड़के हैं, वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे, और वहाँ पे मैंने काम किया। तो ऐसे मैंने करीब 4-5 साल मैं रहा, बालाजी टेलीफिल्म्स में रहा। उसके अलावा कुछ और भी मैं बाहर भी कर रहा था, जैसे करिश्मा का करिश्मा एक आता था स्टार प्लस पे, एक लड़की जो जादू करती थी, रोबोट थी वो, उसका वो कर रहा था मैं। ओके। उसके बाद फिर मैं हम दो है ना करके एक सोनी पे टेलीविज़न सीरियल आता था, उसमें मुझे पहली बार सेकंड यूनिट डायरेक्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्ट करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, तो आप बताइए इंडिपेंडेंट का क्या मतलब? इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि अब मैं असिस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बल्कि मैं खुद डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, एज अ डायरेक्टर। लेकिन सेकंड यूनिट डायरेक्टर का मतलब कि एक मेन डायरेक्टर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शूटिंग कई यूनिट्स बनानी पड़ती है, क्योंकि इतना सारा काम होता है, तो एक पूरी यूनिट पूरी मैं हैंडल करने लगा। तो वो मेरी वहाँ तक जर्नी मुंबई में रही। उसके बाद फिर वो टीवी सीरियल ऑफ हो गया, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, मैं इलाहाबाद आया वापस। तो फिर शादी होने के बाद फिर एक गया मैं वापस, लेकिन फिर एक वो होता ना कि जैसे फ्लो, वो कुछ फ्लो ठीक नहीं बन पा रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा तो आ रहा था, मगर टीवी सीरियल में ये भी लग रहा था कि कुछ सीखने को नहीं रह गया है। वही मास्टर, वही क्लोज, वही ओएस, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ, और फिल्म में जंप करने के लिए फिर से आपको नई जर्नी करनी पड़ती है, क्योंकि सब इंडस्ट्री वहाँ अलग काम कर रही है। एड इंडस्ट्री अलग काम कर रही है, टीवी सीरियल इंडस्ट्री अलग काम कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री अलग काम कर रही है। तो ये था कि अब फिल्में करूँ मैं, लेकिन फिर स्टार्टिंग से फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर स्क्रिप्ट जिरोक्स कराना। अच्छा, जो आप जो बता रहे हैं, फिर मैं वापस आ गया जी। तो आपने जब ये असिस्टेंट डायरेक्टर एडीज के बारे में बताया है, तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग को एक इतना जो पता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स कई सारे होते हैं, डायरेक्टर मेन, फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो कौन से डायरेक्टर्स की क्या क्या काम होते हैं पर्टिकुलर बेसिस पे? जैसे अभी हम लोग ने बात की तो आपने बताया, जी। तो बताइए। सबसे पहले तो देखिए, एक तो अगर अब फिल्मों के अगर हिसाब से देखें तो सबसे जो जूनियर होता है वो क्लैपर होता है। हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, एक आदमी क्लैप देता है ना, जिसमें वो सीन नंबर, शॉट नंबर, टेक नंबर क्या रहता है ना, हर शॉट के पहले, क्योंकि वहाँ पर ऑडियो वीडियो अलग अलग रिकॉर्ड होता है, तो उसको सिंक करने के लिए जरूरी है कि एक आवाज होनी चाहिए। जैसे उस आवाज, जैसे अभी आपने आवाज की है ना, शूट शुरू होने से पहले आपने किया ना, तो आपको एक पता चल गया कि ये हमारा यहाँ से हम काटेंगे तो हम मैच करा दें। तो फिर क्लैपर होता है। उसके बाद फिर एक आदमी केवल कॉस्ट्यूम देखता है, एक आदमी जो है वो, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सारी प्रॉपर्टीज पे निगाह रखता है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर शेड्यूलिंग पे काम करता है, कल कौन से सीन शूट होंगे, कौन कौन सी लोकेशन होंगी, उस पर काम करता है, प्रोडक्शन के साथ में कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा एक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्टर के साथ सेट पर रहता है थ्रू आउट, और उसको पूरी स्क्रिप्ट पता होती है। वो सेट पर आर्टिस्ट के डायलॉग्स चेक करना, एक्शन कंटिन्यूटी चेक करना, तो थोड़ा इसमें टेक्निकल भी है, थोड़ा क्रिएटिव भी है। तो जब आदमी इस फील्ड में जाता है तो उसको धीरे धीरे फिर वो उसको सीख जाता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे डायरेक्टर्स का बात करें तो डायरेक्टर ही, जैसे आप बता रहे हैं कि क्रिएटिविटी अपनी करते हैं, तो सिनेमाटोग्राफर्स का यहाँ पे क्या काम होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका उल्टा क्वेश्चन भी एक हो सकता है। इसको इस तरह से देखते हैं कि भाई सिनेमाटोग्राफर कैमरा चलाता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट साउंड को रिकॉर्ड करता है, आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, आर्ट डायरेक्टर सेट बनाता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर कपड़े डिजाइन करता है, मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करता है ना, एडिटर एडिटिंग करता है, राइटर कहानी लिख देता है। तो फिर डायरेक्टर क्या करता है? तो इसको ऐसे समझना होगा कि जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। वो एक ऐसी धुरी होती है जिसके, ऐसा सूर्य होता है जिसके इर्द गिर्द सारे ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो सिनेमेटोग्राफर का काम क्या है? सिनेमेटोग्राफर जब सेट पर खड़ा होता है तो उसको किस एंगल से शॉट लेना है वो डायरेक्टर उसको बताता है। सीन की ब्लॉकिंग, आर्टिस्ट के मूवमेंट क्या होंगे, आर्टिस्ट कहाँ बैठेगा, ये सारी ब्लॉकिंग डायरेक्टर करता है। उसके अकॉर्डिंग फ्रेमिंग का काम होता है वो कैमरामैन का होता है, या सिनेमेटोग्राफर का होता है, या डीओपी का होता है। इसके अलावा कैमरा कोई मूवमेंट है, मान लीजिए ट्रॉली पे कैमरा है, क्रेन पे कैमरा, ये सारा काम जो है वो सिनेमेटोग्राफर का होता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट लाइटिंग। अगर आप फिल्म के कभी सेट पे जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ 20% ही शूटिंग होती है, 80% सिर्फ लाइटिंग होती है। जैसे अभी हम
वहाँ पे एक मास्टर शॉट लिया गया, वाइड शॉट लिया गया, वाइड शॉट हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा साहब जो सामने आर्टिस्ट आमिर खान साहब इनका क्लोज लगेगा, तो आमिर खान साहब के क्लोज में कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा लाइटिंग लग सकती लाइटिंग से है। पूरी लाइट्स वहाँ से जो दूर दूर लाइट है पास लाई जाएंगी, उसको लगाया जाएगा, बनाया जाएगा, बैलेंस करने के लिए। डिजाइन किया जाएगा। डिजाइन है वो, है ना, उसमें लेंस चेंज होगा, हर शॉट का अलग लेंस होता है, तो वो सारे चेंजेस होते हैं। उसके बाद फिर वो आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, फिर उसको कहते हैं कि साहब, फिर वो क्या, डायरेक्टर पूछता रहता है कैमरामैन से, भैया क्या हुआ, कितना टाइम और कितना टाइम। जैसे हम लोग डायरेक्शन में है तो हम लोग काम ही है ये कैमरा में, भैया कितना देर और लगे, भैया अरे बस 10 मिनट, वो 10 मिनट बोल के वो आधा घंटा पौना घंटा लग ही जाता है। जब वो सिनेमेटोग्राफर को लगता है कि अब उसकी लाइटिंग एकदम परफेक्ट है, फिर वो कहता है कि शॉट रेडी है, हाँ, तो डायरेक्टर फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है ओके, कॉल द आर्टिस्ट, फिर आर्टिस्ट आता है, रिहर्सल्स होती है। उस दरमियान भी अगर आप देखेंगे तो सिनेमेटोग्राफर लाइट एडजस्ट ही करता रहता है। अच्छा या वो रिहर्सल्स में देख रहा है कि कहाँ शेडो गिर गया, कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई, पीछे क्या दिक्कत है, कहीं कोई हाइलेशन आ रहा है, कोई ग्लेयर आ रहा है कैमरे में, तो मल्टीपल, ये बहुत टेक्निकल फील्ड है। इसमें अगर किसी को काम करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको दोनों एस्पेक्ट पर बहुत ताकतवर होना होगा। ना सिर्फ वो अच्छे से कहानी की उसकी समझ हो, क्रिएटिव हो, उसके अलावा टेक्निकली चीज़ें भी जानना उसके बेहद ज़रूरी। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा शिफ्ट होके एआई पे थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय काफ़ी ज़्यादा बूम पे चल रहा है, हाँ, तो इस पर्टिकुलर फील्ड पे एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके हिसाब से? सिनेमेटोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, उनके काम पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, पोस्ट में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी जो एआई का जो भी सारा काम है, स्पेशली अगर पोस्ट में भी देखें और एनिमेशन की फील्ड में देखें, जहाँ डिजिटल क्रिएशन है, केवल डिजिटल क्रिएशन है, वहाँ फ़र्क पड़ रहा है, जॉब्स लोगों की जा रहे हैं, क्योंकि फिर कम लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जहाँ पे लाइव शूटिंग, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभी एआई का कोई इतना बड़ा रोल है। आने वाले समय में क्या होता है, क्या नए डेवलपमेंट आते हैं, मैं उस बारे में नहीं कह सकता, पर फिलहाल लाइव शूटिंग के पर्सपेक्टिव से एआई का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं दिखता। हाँ, जैसे स्टोरी चाहिए तो एआई से स्टोरी निकल आएगी। हाँ, लेकिन वो स्टोरी, आप अब यही बात हमें समझना है। जैसे अगर हम एज अ सोशल मीडिया कंटेंट के बनाने की वो सोचा, हमने स्टोरी निकाली, उसी को देखा, बनाया, बना दिया, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। ओके, उस दिन मैं कुसुम, एक टीवी सीरियल कुसुम आता था सोनी टीवी पे, तो उसकी राइटिंग में लग गया था मैं डायरेक्शन से। कुछ दिन के लिए मैंने सोचा कि राइटिंग करता है, तो उसमें क्या होता था कि एपिसोड हम लोग बनाते थे, एपिसोड बनाने के बाद एकता कपूर को सुनाते थे, एकता कपूर जी उसको सुनती थी, उसके बाद वो फिर करेक्शन बोलती थी, फिर करेक्शन करने के बाद फिर हम लोग उसको बनाते थे, फिर उनको सुनाते थे, फिर वो करेक्शन। तो कभी कभी तो ये होता था कि पूरा पूरा हफ्ता हम लोग सिर्फ करेक्शन ही करते रहते। तो ये करेक्शन एआई किस हिसाब से कर सकता है? इसके लिए तो ह्यूमन टू ह्यूमन आपको मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। और क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है कि हर समय कुछ नया हो जाएगा। हम लोगों ने पूरी स्क्रिप्ट फाइनल कर लेते हैं, सेट पे जाते हैं तो कुछ नया सूझ जाता है। वहाँ एआई का क्या रोल है? वहाँ तो ह्यूमन माइंड ही काम कर सकता है ना। अब बनी बनाई रेसिपीज एआई दे सकता है, आपको एक फिक्स फॉर्मूला है। हाँ, एआई नया कुछ नहीं बना सकता, वो जो बन चुका है उसी को बार बार घुमा फिरा के आपके सामने रख सकता ओके। है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, मुझे नहीं पता कि एआई को किस तरह के टूल्स, जब शुरुआत में उन्होंने इतना हंगामा किया हुआ है, तो आने वाले समय में वो कितना खतरा होगा मैं अभी कह नहीं सकता। इनिशियली पोजीशन है इस समय, सिर्फ हाँ, एकदम इनिशियल। बिल्कुल। तो जैसे आप बता रहे हैं कि पोस्ट में उसका काम आजकल लोग यूज में लेने लगे, तो क्या क्या काम आप जरा बता सकते हैं? ग्राफिक्स डिजाइनिंग है उसमें, पोस्टर डिजाइनिंग है उसमें, जो है ऑडियो का बहुत सारा काम जो है उससे है ना। पहले जो वॉइस ओवर्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं, अब एआई से वॉइस ओवर्स भी करवा लिए जाते हैं। अच्छा, एआई से वॉइस ओवर? हाँ, बिल्कुल, आजकल तो बिल्कुल हूबहू आवाज़ निकाल देते हैं सब, बहुत कुछ हो रहा है और वो बड़ा प्रॉपर करते हैं। कभी आजकल हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे आते हैं कि वो बहुत मोदी जी का गाना। अथॉरिटी के साथ में बोलता है, यदि आप चाहते हैं कि शेयर बाजार से आपको ये पैसा कमाना है तो जी 10 टिप्स आपको याद रखना। अब आप देख रहे हैं वो आदमी बोल रहा, तो उसके आवाज़ में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, वो एक टोन में बोलता हुआ एक हाँ, तो वो इंसान नहीं है, वो पता चल जाता है। पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि एआई को लोग पकड़ नहीं पाते, लोग पकड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ह्यूमन टच है वो हमेशा बना रहेगा और उसकी जरूरत पड़े, और एआई को भी ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन चाहिए। अब एआई तो हमें ऑपरेट नहीं कर रहा है ना, हम ही कोई एक, जिस काम को करने के लिए 5 लोग लगते थे, हो सकता है उसके लिए 3 लोग लगे, 2 लोग लगे, लेकिन ह्यूमन इंपॉर्टेंस को तो कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके। अब जैसे आपने ये पंखा चलाया हुआ, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है,
हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, आपने बोला तो मेरे याद है, अरे इतना तेज पंखा चल रहा है, हम लोग शूटिंग में पंखा, एसी, कूलर सब बंद करते हैं। हाँ, लेकिन एआई में जो है तो वो हटा देगा पूरा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो 19-20 साउंड की क्वालिटी को वो एडजस्ट करते ही हो, है ना। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जब भी आप शूट करिए Scientist. आप बिल्कुल, आप पंखे तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। हम लोग स्टूडेंट को यही सिखाते हैं कि आप जहाँ भी शूट करने जाए, आपको इंटरव्यू करने गए, डॉक्यूमेंट्री बनाने गए हैं, किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वहाँ ऑब्वियसली वहाँ पे कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, या कोई रेफ्रिजरेटर चल रहा है, इन सब की आवाज़ जो है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत वैसी फ्रिक्वेंसी होती है ना, लो फ्रिक्वेंसी होती है, उसको काटने के लिए फिर अभी वो बात सही है कि एआई आने के बाद थोड़ा फ्रिक्वेंसीज को वो एआई कर देता है। अलग अलग पकड़ लेता है, तो वो उसको निकाल देता है, लेकिन उससे जो ह्यूमन की जो लो फ्रिक्वेंसी, मेरा बेस है अच्छा है ना, मेरी आवाज़ में थोड़ा बेस है, अपनी तारीफ कर रहा हूँ, हाँ, मगर अब इसको भी ये कहीं ना कहीं वो जब वो उसको काटेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। परफेक्ट नहीं है इस समय। हाँ, ऑब्वियसली। देखिए, आप एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि आप, बच्चा अगर विकलांग पैदा हो गया है, लोग अक्सर कहते हैं ना, पोस्ट में हम इसको ठीक कर लेंगे, बोलते हैं, अच्छा, पोस्ट में हम इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, ओके, एडिटिंग में ठीक कर लेंगे, हाँ, हाँ, है ना। उसका मतलब है कि आप वहाँ पे उस काम को ठीक कर सकते थे, मगर आपने क्या किया कि आप उसको एडिट पे छोड़ दिया। तो अगर बच्चा थोड़ा विकलांग पैदा हो गया तो हो सकता है कि वो तेल मालिश करने से कम लंगड़ाएगा, लेकिन लंगड़ाएगा जरूर। ओके, तो जो अच्छे श्रोता होंगे, अच्छा ऑडियंस होगा, वो उसको समझ जाएगा। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि डायरेक्टर्स का क्या काम रहता है, वैसे ही अब मेरे को एक आराम से बताइए कि एक पूरी, जैसे आपने अभी टीवी की बात करते हैं, टीवी सीरियल्स की, तो एक टीवी सीरियल्स को बनाने में कौन कौन चीज़ें, क्या क्या काम होता है, कौन कौन क्या क्या काम करता है? बड़ी टीम काम करती है टीवी सीरियल बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति अगर टीवी सीरियल बनाता है तो वो प्रोड्यूसर है, और वो प्रोड्यूसर जैसे एकता कपूर है या कोई इंडिपेंडेंट कोई प्रोड्यूसर है, तो उसको किसी चैनल के पास जाना होता है और उस चैनल को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करनी होती है। वो अगर अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद उनको पायलट बनाना होता है। ओके, तो पायलट एपिसोड बनता है, वो 1 घंटे का, 2 घंटे का, एक समराइज करते हैं पूरे हाँ, में जो भी ओके। आने वाली स्टोरी है, वो उसका लुक कैसा आ रहा है, उसमें आर्टिस्ट किसको लिया गया है, अच्छा, मैं चैनल इसको इंटरप्ट देखता करके है। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि समराइज करके स्टोरी को पहले ही दे दिया जाता है, जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं काफ़ी सारी, आपने, मैं नाम लेना चाहूँगा, सीरियल्स है, उनको काफ़ी खींचा जा रहा है और मतलब बहुत टाइम से चलता जा रहा है, तो इतना तो जब वो सबमिट किया होगा तब तो इतना स्टोरी नहीं बताया होगा। वो ये डिपेंड करता है कि वो कितना पॉपुलर हो रहा है। अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको चलाना ही अच्छा है ना। ओके। अगर आप देखिए कि अगर यूट्यूब पर अगर कोई आप वीडियो आपकी चल जाती है, तो यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है कि आप वैसी ही वीडियो बनाते रहिए, हाँ, 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 ओके, बिल्कुल। है ना। आप देखिए ट्रेंडिंग में क्या होता है, जो गाना ट्रेंडिंग हो जाता है या जो चीज़ ट्रेंडिंग होती है, आप रील देखते हैं तो आपको ज़्यादातर वही दिखता है जो ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग है, बिल्कुल। यानी कि वही चीज़ आप 5-5 बार आपके पास आ जाता है, हाँ, वही म्यूजिक, वही ऑडियो पर 5-5 तरह का रील आता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो एल्गोरिदम है वो ये जान जाता है कि आप इसको लाइक कर रहे हैं। अगर आप उसको लाइक कर रहे हैं तो उसको खींचा जा सकता है। 100 एपिसोड, 1000 एपिसोड, 5000 एपिसोड। अब वहाँ जो क्रिएटिव टीम है वो शुरुआत में इतना लेके नहीं चलते हैं, वो शुरुआत के 20 एपिसोड, 50 एपिसोड का। बस वही, हाँ, वही मैं लेकिन जब वो 50 एपिसोड होते हैं तो किसी को मार देते हैं, किसी का एक्सीडेंट करा देते हैं, किसी को गायब करा देते हैं, किसी की एज कम कर देते हैं। तो वो कुछ ना कुछ उनको ड्रामेटिक फैक्टर लाना ही पड़ेगा। लाना अनुपमा जैसे टीवी सीरियल है, जी, जी। है ना। मैं वैसे तो टीवी सीरियल नहीं देखता, मेरी वाइफ देखती, मम्मी देखती है, तो वहाँ में मुझे भी देखना पड़ता है। मैं वहाँ देखता हूँ कि अब कहानी वो कहाँ घुमा सकते हैं। हाँ, तो अब क्योंकि एक्सपीरियंस है मुझे, तो मुझे अंदाजा होता है क्या, तो कई बार तो मैं बता देता हूँ घर में कि अब देखो ये होने वाला है, ओके, ये अब ये खिंच रहा है, अब इसको ये कुछ नया जबरदस्ती टर्न खींच देंगे। रहा है। उसके लिए पूरी क्रिएटिव टीम बैठी हुई है। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। वही मैं आपको बता रहा था कि जब प्रोड्यूसर वहाँ से पायलट गया, पायलट अप्रूवल हुआ, क्रिएटिव टीम बैठी, क्रिएटिव ने सबसे पहले स्क्रिप्ट को अप्रूव किया, डायरेक्टर ने शूट किया, फिर उसकी टीआरपी कैसे आ रही है, उस टीआरपी के आधार पर धीरे धीरे सीरियल को एक्सटेंशन मिलता चला जाता है। उस एक्सटेंशन के हिसाब से वो नए नए ट्रैक, इसलिए मल्टी ट्रैक्स होते हैं। अगर आप टीवी सीरियल देखिए, एक ट्रैक नहीं होता है, अच्छा, मल्टी ट्रैक होता है। तो समझाइए इसके बारे में। मल्टी ट्रैक का मतलब ये है कि मान लीजिए मेन हीरोइन है अनुपमा, उसकी स्टोरी है तो उसके भाई की स्टोरी कहीं और चला देंगे। ओके, कभी इनकी स्टोरी रोक के वो स्टोरी देखेंगे कि वो ट्रैक लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। तो वो मल्टीपल 3-4 ट्रैक लेके चलते हैं।
कौन साइड चल तो रहा वो कौन सा साइड अच्छा लग रहा है लोगों को, तो उस ट्रैक को ऊपर कर देंगे। तो लोगों को Experiment. ये नहीं लगेगा कि एक ही आर्टिस्ट की जर्नी, तो जर्नी है ना, एक आर्टिस्ट की जो जर्नी है वही स्टोरी होती है ना। तो कहानी की जब आपके पास 4 ट्रैक आप लेके चल रहे हैं तो 4 अलग अलग कहानियों के साथ आप प्ले कर सकते हैं। तो आप असल में देख एक टीवी सीरियल रहे होते हैं, लेकिन वो 4 सीरियल भी हो सकते हैं। है। ओके 4 अलग अलग लोगों की कहानियां होती हैं। ऑल डिपेंड हाँ क्योंकि इतने एपिसोड को खींचना मजाक बात नहीं है ना। मैंने खुद कहानी क्योंकि सास में और ये सब बहुत लंबे चले थे, लोगों को तो लोग मतलब सोच रहे थे हे भगवान, ये भी मतलब लोग तो हम ही से पूछते थे जब मैं इलाहाबाद आता था कि भैया ये खत्म कब होगा, तो हमको भैया देखते काहे हो, देखोगे तो नहीं खत्म होगा ना। देख के अगर आप किसी चीज को मान लीजिए कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी वो उतना बुरा भी नहीं है, तभी तो आप देख रहे हैं। ये है इसमें। ओके तो आप अपनी कंटिन्यू कर सकते जैसे आप बता रहे थे। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का काम है फिल्म टीवी सीरियल में पैसे लगाता है वो, वहाँ से फिर वो डायरेक्टर को हायर करता है, राइटर्स को हायर करता है, सिनेमेटोग्राफर को हायर करता है, आर्ट डायरेक्टर को हायर करता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को हायर करता है, मेकअप मैन को हायर करता है, लाइट मैन, कैमरा रेंट का आउट करता है। तो बहुत बड़ी टीम काम करती है। एक टीवी सीरियल के सेट पे कम से कम 60-70 लोग काम करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। सेट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े सेट। अगर हम लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं, वो सेट बनाना वहाँ पे आपको कोई वेब सीरीज नहीं कि आप कहीं से घर में गए शूट के, नहीं, वहाँ तो आपको एक सेट बनाना है, प्रॉपर सेट आपको बनाने हैं। वो सेट डिज़ाइनर्स होते हैं, सेट बनाते हैं आप, फिर वहाँ पर वो लगातार शूटिंग होती है, फिर वो पोस्ट में जाता है, पोस्ट में जाने के बाद फिर वो चैनल जाता है, चैनल फिर उसको रिले करता है, फिर उसकी क्रिएटिव टीम होती है। क्रिएटिव हम लोग काम करते रहते थे तो क्रिएटिव टीम आ जाती थी। जैसे मैंने आपके यहाँ आया तो मैंने आप कुछ बातों को आपसे बात की, तो वहाँ यही होता है, क्रिएटिव टीम आई, आपका पर्दा सही नहीं है, वॉल का कलर सही नहीं है, आर्टिस्ट को आपने कपड़े चाहिए नीले कलर के, बैकग्राउंड का कलर भी नीला है, ये नहीं जाएगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिनेमेटोग्राफर से थोड़ा उनको लाइट जो है वो हाई की लाइट चाहिए। टेक्निकल टर्म में हाई की लाइट का मतलब है उजाला ही उजाला। जब आप टीवी सीरियल देखते हैं तो आपको अंधेरा कहीं नहीं, हाँ बिल्कुल है ना। फिल्में देखते हैं या तो वहाँ लो की लाइट का प्रयोग है कि वहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेडो उसके साथ में प्ले। और वहाँ ऐसा कुछ नहीं, वहाँ उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते थे चकाचक कर दो, आग लगा दो, आग लगा दो, है ना। हाँ, आग लगा दो, तो आग लगा देने की बात होती है कि हर तरफ चकाचक सुंदर सुंदर लगना चाहिए। हीरोइन सुंदर लगे, हीरो सुंदर लगे, मेकअप भी बिल्कुल एकदम जो है बढ़िया वाला होना चाहिए, जबरदस्त, बेडशीट सुंदर दिखनी चाहिए, कपड़े सुंदर। बहुत सारी महिलाएं हम सब जानते हैं कि उनको यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, भैया साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप बिल्कुल विश्वास कीजिए कि हम लोग जब वहाँ काम करते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही कपड़े लगते हैं जैसे हमारे घरों में, लेकिन वो उस पूरे उस लाइट में, एटमॉस्फेयर में, उस मेकअप में, उस आर्टिस्ट में भी, क्योंकि वो भी सुंदर ही होते हैं सारे, ज़्यादातर हम देखते हैं सुंदर ही लोग लिए जाते हैं, है ना। तो वो फिर अपने आप सब अच्छा लगता है, सब सुंदर लगता है। तो बड़ी एक हफ्ते में 5 एपिसोड निकालना, आप सोच के देखिए, आप भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, है ना, एक एपिसोड बनाने में आपको कितना समय लग रहा है, जबकि आप कितने छोटे सेटअप के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ आप सोचिए कितनी बड़े सेटअप के साथ काम। डेट्स की प्रॉब्लम होती है, आर्टिस्ट की डेट्स की प्रॉब्लम होती है। एक टीवी सीरियल जो मैं कर रहा था, जो मुझे ब्रेक मिला जी, सेकेंड यूनिट डायरेक्टर का, हम दो है ना, तो उसमें एक कलाकार कौन थे, दीपक काजिर, है ना। आप पता नहीं, अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो आप गूगल करेंगे, सबको पहचानते होंगे आप, है ना। उसमें श्वेता तिवारी, सजान खान, कुत्ता, घोड़ा, सब थे। कुत्ते का भी रिएक्शन था, कुत्ते के भी डायलॉग थे, घोड़े के भी डायलॉग थे, है ना। एक सीन में 12 15 आर्टिस्ट होते थे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती थी कि 3 आर्टिस्ट हैं ही नहीं, वो आपको सीन करना है। तो जो बाकी के मान लो 8 आर्टिस्ट है, तो 5 का हम लोग 5 का एक शॉट अलग बनाते थे। 3 आएंगे 3 दिन बाद, उनका अलग शॉट बनेगा, अलग अलग ब्लॉक्स में शूट करते। तो ये चीज़ मैंने भी आपने रिसेंटली आप शो हम लोग का जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें ही मैंने काफ़ी देखा है। अब जो आप बता रहे हैं कि आर्टिस्ट जो कम हो जाते फिर उस हिसाब से फिर पहले उनका शूट करते, फिर ऐसे। हाँ, जो आर्टिस्ट अवेलेबल है मार दो उसका। अब वाइड लगा के बैठे हुए हैं, कोई आर्टिस्ट तैयार नहीं हो रहा, चलो ये बैठे, इनका पहले क्लोज ही मार दो, पहले क्लोज मार दो। तो कोई इसमें इवन तरीके से ना, एपिसोड इवन तरीके से शूट होते हैं। एपिसोड नंबर 16 का सीन नंबर 6 उठा लो, तो आप सोचिए कि बाकी का असिस्टेंट डायरेक्टर कितना घबराया हुआ घूमता हुआ, अचानक उसको पता चला कि अब एपिसोड नंबर 6 का सीन नंबर 13 करेंगे। अब वो जाएगा, सोचेगा उसके पहले क्या हुआ, उसमें इसका क्या कपड़ा होना चाहिए, हीरोइन साड़ी पहना है कि सूट पहना है
है ना, कि उसको नाइटी देनी है, मतलब उसको क्या पहनाना है वो उसके लिए वो फिर से पढ़ेगा। इसीलिए स्क्रिप्ट को लगातार सब पढ़ते रहते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर से लेके सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। पूरी डायरेक्शन टीम का जो मेन काम है वो, मतलब क्रिएटिविटी एक बड़ा काम है, वही मेन काम है, लेकिन ये भी बहुत मेजर काम है कि ड्रेस की कंटिन्यूटी की गलती ना हो, एक्शन कंटिन्यूटी की गलती ना हो। कप लेके हीरोइन निकली 3, है ना, अगले दिन वो 10 दिन बाद शूट हुआ अगला सीन, तो पता चला कप रह गए 2, तो किसी ने पकड़ लिया। हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी गलतियां निकाली जाती हैं, तो वो गलतियां हो ही जाती हैं, उसको कहीं ना कहीं अच्छा, कुछ तो न आप कुछ लोग सही भी जाता है। वो अपना जो फीडबैक लेने के लिए यूट्यूब देखते हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती है, मगर Okay. वो गलतियां हमें तुरंत एडिट पे पता चल जाती है, क्योंकि हाँ, एडिट होता है तो एडिटर बुला लेता है। तो एडिटर हम लोगों को कभी कभी एम्बेरस करता है कि ये देखिए, ये कंटिन्यूटी का ध्यान है, मैंने कैसे कैसे जोड़ के बनाया है, सब आप लोग ठीक से काम करिए। ओके। तो वो एक चेतावनी आ जाती है वहां से। एडिटिंग में आसान होता है ना, एडिटिंग में सब सामने है। एडिटिंग में सारे जो हम लोग कहते हैं ना, शूटिंग के द्वारा में जो पाप होते हैं वो एडिटिंग में धुले जाते अच्छा, हैं। बहुत सारी जो गलतियां हैं उनको दूर किया जाता ओके। है ना। एडिटिंग एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी जो गड़बड़ियां हैं, और शूटिंग में ये हो जाए, इसका आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इतना ज्यादा शूटिंग का प्रेशर होता है आर्टिस्ट के। अब आर्टिस्ट आ गया, बोला मुझे तो भैया 2 घंटे में निकलना है। अब आप शादी का सीक्वेंस कर रहे हैं, आप लोग टीवी सीरियल देखते होंगे, हर एपिसोड में आप देखेंगे कोई ना कोई पार्टी का सीक्वेंस डाल देते हैं, कोई ना कोई इवेंट डाल देते हैं। अब इवेंट का मतलब उतने सारे आर्टिस्ट, उनका कॉस्ट्यूम, उनकी ज्वेलरी, Crowds. एक महिला आर्टिस्ट है, उसको नेकलेस नहीं अच्छा लग रहा है। शादियों में क्या होता है, शादी का घर होता है। आप एक दिन की शूटिंग कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि आप अपने सगी बहन की शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उतनी मेहनत। और ये मैंने 6-6, 8-8 महीने कंटिन्यूअस किया है। रात के 2-2 बजे पैकअप होता था, सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगाते थे। जब सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगी, 2 बजे पैकअप हुआ, तो मुझे अगले दिन की शूटिंग की भी तैयारी करनी है। अरे 9 सीन है, 9 सीन के 9 सीन पड़ी है, उसका कॉस्ट्यूम, उसका ड्रेस, उसका प्रॉपर्टीज, क्या क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है, 1 कैमरा लगेगा कि 2 कैमरा लगेगा, सारी बातें। कितने जूनियर आर्टिस्ट चाहिए है, जूनियर आर्टिस्ट भी, एक रेस्टोरेंट का सीन है तो हीरो हीरोइन बात कर रहे हैं, तो 20-30 लोग तो आगे पीछे बैठे भी होंगे ना। वहाँ ये नहीं कि आप किसी को भी बुला लें, भैया आ जाओ जरा बैठ जाओ। हाँ, वहाँ छापा मार देते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, वहाँ सब कुछ यूनियन है, वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट की यूनियन है। एक जूनियर आर्टिस्ट बनने के लिए मेरे ख्याल में उस समय तो उतना महंगा नहीं था, अब तो शायद 1.5, 2.5 या 3 लाख रुपए कुछ लगते हैं अगर आपको जूनियर आर्टिस्ट बनना है। अच्छा, उसमें डायलॉग नहीं होगा उनका कुछ, बस बैठ। वो आएंगे, उनका काम है उनको पासिंग कराइए आप। बाजार का सीन है, पीछे से पास कर गए। पार्टी का सीन, अब पार्टी के सीन में मालूम आपके मेन आर्टिस्ट 10-12 हैं, लेकिन पार्टी में तो होंगे 50 लोग, तो उनको फिर बता दिया था कि भैया उनका कुछ सूट पहन के आना, सब सूट वूट पहन के अपना, सबके उसमें फर्जी कोल्ड ड्रिंक डाल के, और वो सब हम लोग यही करते हैं। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक डाली, पानी ज्यादा मिलाया, है ना, जिससे कि प्रोडक्शन हाँ, प्रोडक्शन। तो ये क्योंकि डायरेक्शन टीम का ही जो मेन जो मामला है वो उसका यही है कि वो जितने ज्यादा सीन शूट करेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन को कॉस्टिंग में कम हो। कम होगा। तो प्रोडक्शन जो है पूरी तरह से डायरेक्टर और उसकी टीम पर निर्भर है इस काम के लिए। तो वो प्रोडक्शन लगातार दबाव बना के, वो लगातार प्रेशर में रखता था डायरेक्शन टीम कि भैया काम खत्म होना चाहिए, 8 सीन है, 8 सीन खत्म करो, कल नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, वो 10 प्रॉब्लम बताए, लोकेशन नहीं है, स्कूल कॉलेज ले लिया, वहां पे आप मुंबई में कॉलेज लीजिए, एक दिन का 2-2 लाख रुपए लेते हैं, एक दिन की शूटिंग का 2-2 लाख रुपए लेते हैं। अब 2 लाख रुपए अगर एक सीन छूट गया वापस आए तो फिर आपको 2 लाख देना है। आर्टिस्ट वहां पर डे पर है। आर्टिस्ट का इंटरेस्ट ये है कि कम सीन शूट हो, जिससे मुझे कल भी बुलाएं। आज मुझे 20,000 पर डे मिला तो कल भी मुझे 20,000 मिलेगा। ओके। डायरेक्शन वाले को क्या, तो आर्टिस्ट जल्दी शॉट में थोड़ा आइए, आ रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, है ना, हाँ, वो अरे रुक जाओ यार, तुम लोग बहुत परेशान करते हो यार, रुको चल रहे हैं। और वो डायरेक्शन टीम में, भैया चलिए सर, शॉट रेडी है, वो परेशान है, वो उसको एक सीन खत्म करना है, उसको वो सोच रहा है किसी तरह सीन खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसको आगे प्रोडक्शन काम देगा। तो बहुत प्रेशर गेम है। तो इधर ये बाहर से बहुत आसान दिखता है लोगों को टीवी, लेकिन अंदर जो वहाँ जो चीजें हो रही हैं वो बहुत जानलेवा है। और उस एनवायरनमेंट में मैंने करीब 4-5 साल निकाला है, और मैं लगातार काम कर रहा था, क्योंकि मैं डेली सोप्स कर रहा था, तो मेरे पास ज्यादा ब्रेक नहीं थे बीच में, तो मैं बहुत थका था बाद में। अब तो मैं सोचता हूँ कि मैं इतना कुछ कैसे, शायद वो एज थी, कोई इंसान इतनी मेहनत कर कैसे सकता है।
बेहद मेहनत का काम। वो जो लाइट्समैन मेहनत करते हैं, तराफा होता है जहाँ पे वो लाइट बांधी जाती है, वहाँ जाना, चढ़ना, लाइट बांधना, फिर लाइट को लोड करना, शूटिंग की जगह से जहाँ पे गोदाम में ले जाना, फिर सुबह लाना। मतलब जिस तरीके से लोग काम करते हैं, अगर आप देखें तो कभी कभी इनह्यूमन भी लगता है कि सब इनह्यूमन था वो सब, क्योंकि कोई रूल्स नहीं है, किसी को कोई, सबको सैलरीड कर दिया गया कुछ लोगों को, तो उनसे सैलरी वाला आदमी क्या करेगा? उसको तो भाई मुझे जैसे एक सैलरी मिलती थी, तो वो सैलरी है, जितना भी काम हो करना ही पड़ेगा आप उसको। लेकिन अभी अब उस समय तो नहीं अंदाजा होता था, लेकिन अब जब पलट के देखता हूँ तो लगता है कि यार बड़ी इनह्यूमन कंडीशन है, और आज भी लोग उसी तरह की इनह्यूमन कंडीशंस में काम कर रहे हैं। लेकिन ये वही युवा लड़के हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें उस फेज से जाना पड़ेगा। उस मेहनत से वो बच नहीं सकते हैं, उस वहां से उस मेहनत से उन्हें निकलना पड़ेगा, नहीं वो। और वो, पर उससे एक फायदा होता है कि आप सीखते बहुत तेजी से, आप इतना काम कर लेते हैं, आप बहुत जल्दी सब सीख जाते हैं। मुझे लग रहा है, मुझे 5-6-7 महीने बाद मुझे लग रहा था कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस। जबकि मैंने ये सुना हुआ था कि लोग 8-10 साल डायरेक्टर को असेस करते हैं, तब वो ये सोच पाते हैं कि अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन टीवी सीरियल में मुझे 6-7-8 महीने में ही मुझे ये लगने लगा था, मतलब अंदर से मुझे कॉन्फिडेंट आना शुरू हो गया कि मैं कर सकता हूँ। और इलाहाबाद से था, तो इलाहाबाद के लोग थोड़े भाई होते भी यहाँ सीखते भी हैं, तो ये सब। हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि एक्टर्स के काफ़ी नखरे होते हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था वहाँ पे? अब जैसे वो उर्वशी ढोलकिया हैं, अब पता नहीं अगर ये आपका जाएगा लाइव तो वो भी देखेंगी, वो तो उनकी फोटो उनको लगाते भी हैं मजा आएगा। हाँ, तो हम लोग एक उनका, अगर आप वो भी लगाइएगा, कसौटी जिंदगी में जब उनकी शादी हो रही थी पहले सीजन में, तो उस शादी में उनकी शादी होनी थी श्वेता के साथ, मतलब प्रेरणा उसमें नाम था। ओके। लेकिन उसने कुछ अपनी गणित उड़ित लगाई और उससे शादी हो रही थी, तो उसने कुछ कंटिन्यूटी में पाकिस्तानी के कड़े पहन लिए थे, जो कि मुझे नहीं पता चला कुछ। उसने, मुझे आज भी याद है, उसने कहा मेरे पाकिस्तानी, और जब अगले दिन शूटिंग पे वो आई तो वो कड़े पहन के नहीं आई। तो उसके बाद उसने वो हंगामा मचा दिया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि बताइए, मैंने पहना था, मुझे किसी ने बताया नहीं, और मैं ड्रेस कंटिन्यूटी देखता था। तो जब ड्रेस कंटिन्यूटी देखता था तो मैं वो, उन्होंने हंगामा मचा दिया ये है। तो कभी कभी आर्टिस्ट भी जब वो भी उसी माहौल में इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो वो भी अपना गुस्सा कहाँ निकालेंगे। तो हम जैसे जो नए लड़के हैं उन्हीं पे वो गुस्सा निकलता था, तो वही कि साहब इन्होंने बताया नहीं और ये वो। तो फिर मैं भी हो गया कि नहीं भैया, तुम ऐसे शूट करो, जो होगा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कोई कड़े देखेगा क्या? हालांकि मैंने उनको खुश करने के लिए ये भी कहा कि आप दिखेंगे स्क्रीन पे तो कड़े पे किसकी निगाह जाएगी। कभी कभी इस तरह भी करना पड़ता है, आर्टिस्ट से कभी कभी उलझ हो जाती है। क्योंकि आर्टिस्ट क्या होता है कि कई बार ये पूछ रहा होता लगातार हमसे कि भैया हो गया हमारा, जाएं। अब डायरेक्टर कभी कभी श्योर नहीं होता है, तो वो हम ही सही। लोगों को भेजता है कि तो रुक जाओ, अभी देखते हैं, हो सकता है अगला सीन हो जाए। भैया अगला सीन होगा, हाँ करेंगे। अब वो 4 घंटे बैठ गया, उसके बाद पैकअप कर दिया, वो सीन नहीं हुआ, तो वो हमको बुरी निगाह से देखता है कि देखो हमको जाने नहीं दिया, हम 4 घंटे पहले चले जाते हैं, हमको ज़बरदस्ती बैठा के रख। तो उनको ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती, जबकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो दबाव में खुद ही है, उसको खुद नहीं पता कि वो सीन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पर इस तरह की होती है कि वहाँ पर सही अंदाजा, इवन डायरेक्टर नहीं कॉन्फिडेंट होता तो असिस्टेंट डायरेक्टर कहाँ से ये बता सकता है कि वो सीन होगा कि नहीं होगा। किसी तो उस तरह के क्लैशेस हो सकते हैं, वो बने रहते हैं। प्रोडक्शन और डायरेक्शन के बीच में हमेशा क्लैशेस होते हैं। हम हमेशा ये कहते थे डायरेक्शन टीम की, हमने उन्हें बताया है, उन्होंने नहीं पूरा किया। वो कहते थे हमें कोई बताया ही नहीं, और पहले इस तरह का व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें उतना वेल प्लान नहीं होता था, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, बात में हो जाता था। जैसे अब कोई स्पेशल बाल्टी चाहिए या पूजा का कोई मग चाहिए, अब सीन में लगेगा, हमने बोल दिया प्रोडक्शन भी 50 काम में फंसा। मैं किसी गलतियाँ नहीं बता, मैं एक बात बता, वो 50 काम उसके दिमाग से निकल गया, तो वो ये नहीं मानेगा कि मैं भूल गया, वो यही कहेगा कि मुझे बताया नहीं। तो प्रोडक्शन और डायरेक्शन के बीच में डिस्कशन है ना। सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्शन के में भी वो है कि वो उनको ऐसा लगता है, वो अपनी लाइटिंग पे फोकस होते हैं, उनका लाइटिंग अच्छा हो गया तो फिर वो कैमरामैन टीम का होता है कि बस ठीक है। वो वहाँ एक चीज़ है कि हर आदमी अपना काम देखता है, वहाँ कोई शूटिंग नहीं देखता है, अपना काम देखता है। सिनेमेटोग्राफर वो अपनी लाइट देख रहा है, उसके असिस्टेंट लाइट देख रहा है, लाइट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फोकस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डायरेक्शन की टीम परफॉर्मेंस पे, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी वो निगाह है।
कई बार इस बात पे सिनेमेटोग्राफर जो है लंबे लंबे टेक्स ले लेता है या कट करके दोबारा लेना चाहता है कि लाइट में कुछ प्रॉब्लम। हम लोगों को दिखते ही नहीं, मॉनिटर पे देखते हैं सब तो ठीक लग रहा है, लेकिन उनको एक पेपर और डालना है, एक 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 उनको और बढ़ाना है, उनको थोड़ा लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है। तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, अपने अपने देखने के तरीके। तो दबाव प्रेशर ग्रुप्स की तरह वहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन आपको वहीं से निकलना होगा। वो आपको, वो दबाव आपको, अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, तो वो दबाव में आपको काम करना सीखना होगा, क्योंकि वो अगर आप वहाँ सरवाइव कर गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अल्टीमेट प्रेशर है। आपके दिमाग की नसें फट सकती, इतना इतना दबाव होता है उस काम का, ना सिर्फ उस दिन के काम का, अगले दिन के काम का। जैसे कोई मुझे कभी पूछता है कि भाई आपकी ना कोई फोटो दिखती है, आप काम किए ना कुछ, तो मैंने कहा ये सब हम लोगों को दिमाग में कभी आता ही नहीं था कि फोटो खिंचवा लें आर्टिस्ट के साथ में। जो आर्टिस्ट आ रहे या हैं, कुछ नहीं, सब पागलों की तरह सुबह से शूटिंग करो, शाम करो, खत्म करो, सब दुश्मनी दिखते थे वहां पे। हालांकि कुछ फोटो फिर मेरी श्वेता तिवारी के साथ में मुझे मिल गई, पुरानी कहीं एक पड़ी मिल गई, पुरानी फोटो। हाँ पुरानी फोटो Okay. आपको दिखाऊंगा। मेरा छोटा भाई आया था इसलिए फोटो खींची थी, अच्छा, वो वो यहाँ से वो मिलने आया था, हाँ। मिलने आया, सेट पे आया, तो हमने को बोला यार फोटो खिंचा दो, तो भाई वो खड़े हो गए, हम लोग 3 लोग फोटो खींच ली। आप समझ सकते हैं कि क्या वो स्थितियां रही। सो अभी भी इस समय भी इसी तनातनी और बिल्कुल कुछ नहीं बदला। मैं बीच में जाता रहता हूँ, मैं बच्चों का टूर लेके मुंबई जाता रहता हूँ, अरे वाह, कुछ नहीं बदला। मैं कपिल शर्मा के शो पे अपने 70 बच्चों को, स्टूडेंट्स को लेके गया हूँ, कपिल शर्मा के शो में गया हूँ, जी के कुछ एक्टिंग वाला कुछ एक आता था उस समय, उसमें लेके गया हूँ। हाँ वो एक्टिंग वाले अरे कुछ आता था, ऑडिशंस टाइप का होता था। हाँ हाँ वैसा। और वो बच्चों का भाभी जी घर पे एक बार, भाभी जी 2 घर बार लेके गया हूँ। ओके। इतना आपने जो फेस किया है, आप जितना चैलेंजेस के बारे में बता रहे हैं, ऐसा कभी लगा कि अब छोड़ देना चाहिए? हाँ वो लगा, और तभी मैंने छोड़ा। क्या छोड़ने का कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वही मैंने कहा कि जब मैंने यूनिट डायरेक्टर कर लिया तो मैं असिस्ट, जब एक बार आप डायरेक्ट कर लेते हो तो आप असिस्ट नहीं करते, फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक जर्नी, एक दूरी मुकाम तय कर चुके हैं। तो 2 ऑप्शन थे, एक कि अब डायरेक्टर की लड़ाई अलग है, असिस्टेंट डायरेक्टर में जल्दी काम मिलेगा, लेकिन डायरेक्टर बनने के बाद फिर जो उस समय इतने सारे डायरेक्टर्स हैं उनसे कम्पीट करना है, आपको एक नए चैलेंज में जाना है ना। खर्चे भी थे, मुंबई में रहना है, शादी भी हो गई थी, फैमिली भी मेरी कुछ दिन वहाँ रही। मेरी वाइफ करीब 1-1.5 साल हम लोग मुंबई में रहे, वहीं पर रहते भी रहे। तो फिर ये हुआ कि फिर हुआ ये कि फिर मुझे, मेरी बेटी होने वाली थी, तो फिर वाइफ को मैंने इलाहाबाद में फिर यहाँ पे ले आए कि भाई यहाँ ठीक रहेगा। उसके बाद फिर वो यहीं थी, फिर मैं गया, फिर मैं लौटा, तो फिर मेरी एक दिन मैं टीवी देख रहा था, केबल, तो केबल पे कुछ वो लोकल चैनल नहीं, उस समय पहले चलते थे टीवी पे, डिश पर हम लोग लोकल चैनल भी चलते थे। हाँ। तो उस लोकल चैनल में एक टीवी सीरियल टाइप का चल रहा था, बहुत खराब क्वालिटी। अच्छा। मैंने देखा, मैंने कहा ये कौन बना रहा है इलाहाबाद में मतलब वैसे ही कुछ था। तो उस पर एक नंबर चल रहा था, नंबर पे मैंने कॉल लगा दिया। इसको मैंने जब कॉल लगाया तो वो उठाया हमारे स्कूल ऑफ फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर राहत। ओके। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कि ये जो आप चल रहे हैं ये मैं इसको और अच्छा बना सकता हूँ, आप बनाते हैं क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं मिल लूँ आपसे। तो उन्होंने कहा हाँ आप आ जाइए। तो मैंने कहा कहाँ आना? बोले नैनी में आ जाइए, स्कूल ऑफ फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन है। तो मैंने सोचा कि वो इंस्टीट्यूट होगा ये, तो मैं वहाँ चला गया। मुझे नहीं पता था ये यूनिवर्सिटी का ही डिपार्टमेंट, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और वो थोड़ा सा कोने में था, तो मुझे लगा कोई ये सेपरेटेड है ना, जैसे इंस्टीट्यूट नहीं खोल देते हैं ना फिल्म मेकिंग का, या कोई कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट होगा। तो आ गए, तो उन्होंने कहा कि हमें एक आदमी की ज़रूरत है। तो फिर मैंने सोचा कि सैलरी भी ठीक थी उस समय के हिसाब से, उस 2007 की बात है। ओके। 2 जुलाई 2007 को मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मीटिंग मेरी हो रही थी उनसे मई में। तो नया सेशन शुरू होता है जुलाई में, तो उन्होंने कहा आप जुलाई से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है, इलाहाबाद में जॉब मिल जाएगी, और पढ़ाना भी मुझे फिल्म ही था, क्योंकि वहाँ फिल्म का उनका काफ़ी, उनके सिलेबस में फिल्म काफ़ी अच्छे उसमें था, पावरफुल था। क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे तो
मास कम्युनिकेशन में न्यूज़ ओरिएंटेड ज़्यादा या प्रिंट मीडिया ये, लेकिन वहाँ का जो सिलेबस था वो उसमें सिनेमा काफ़ी अच्छा। इम्पोर्टेंस था, उसका वेटेज बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा ठीक है, बस वहाँ से फिर वो जर्नी मेरी शुरू हो गई। पहले मैंने एज अ प्रोडक्शन इंस्ट्रक्टर काम करना शुरू किया, तो जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनते थे वो मैं बनवाता था। तो वहाँ पे हमने शॉर्ट फिल्म्स बच्चों की, जंगल फिल्म, पैसा पैसा, ऐसे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनवाई। और फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपनी डिग्रियाँ भी अपने अपने एजुकेशन को भी आगे और बढ़ाया। तो फिर मैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया 2012 में। लेकिन इस बीच मेरा फिल्म से पूरा नाता टूट गया था। तो मेरा उतना ही था कि मैं सिर्फ वहाँ पे जो बच्चों के प्रोजेक्ट बनवाता था अपने, तो जो थ्योरी क्लास और प्रैक्टिकल क्लास है वो लेता रहता था। पर जो हमारे डॉक्टर राहत साहब थे, जो हमारे एचओडी थे, उनको सिनेमा का शौक, और वो मुझे पुश करने लगे, यार कुछ और भी करोगे कि पढ़ाते रहोगे पूरी अरे हमने कहा सर आप ही तो खींच लाए फिल्म से, मुझे पढ़ाई लिखाई में अब मैं क्या करूँगा यहाँ, क्या करूँगा मैं। अरे बोले चलो यार फिल्म बनाते हैं, कुछ करते हैं, फिल्म बनाते हैं। मैं बनाइए। और फिर हम लोगों ने एक फिल्म पर काम करना शुरू किया, और उस फिल्म का नाम है फिजा में तपिश। और उसका फिर हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग पे सालों काम किया, कम से कम 2 साल स्क्रिप्टिंग पे काम किया। उसका फिर ऑडिशन करने मुंबई गए, दिल्ली गए, और उसमें 5-6 साल लगा उसको। और 2019 में हम लोगों ने उस फिल्म को बनाया। अरे बाप, इतने लंबा सफ़र, मतलब ये शुरू हुआ 2014-15 से, और ये 4-5 साल में हम लोग उस फिल्म को बना पाए। हालांकि रिलीज़ अभी तक नहीं करवा पाए। 2020 में पोस्ट प्रोडक्शन भी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी वो फिल्म को रिलीज़ के लिए हम लोग OTT चैनल पे हम लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा OTTs पे? हाँ, OTT पे ही रिलीज़ करेंगे। अच्छे, मतलब हम लोगों ने उसको फिल्म के सिनेमा के कैमरे पे बनाया है। सारे आर्टिस्ट भी मुंबई, हाँ, रेड से ही बनाया, रेड एपिक कैमरे से बनाया। तो उसमें सारे आर्टिस्ट भी, मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं, आप देखेंगे, सीमा आज़मी जी हैं। वो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कैरेक्टर्स की फोटोज। हाँ, लेकिन अब मिथिलेश चतुर्वेदी जी तो अभी नहीं रहे, अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। ओके। हालांकि वो बड़ा इस बारे में कहते थे कि ये फिल्म से मुझे मेरी इमेज बदल जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। मेरे ख्याल में सैकड़ों फिल्में उन्होंने की। अब तुम अभी जैसे मैं आपको नाम बता रहा हूँ तो आप नहीं पहचाने, गूगल करेंगे, अरे इनको तो हम जानते रहे, इसमें थे, उसमें थे, उसमें थे। लेकिन कुछ बहुत पावरफुल रोल नहीं, पर इस फिल्म में उनका बहुत पावरफुल रोल है। और चूंकि वो थिएटर बैकग्राउंड से थे, उन्होंने बहुत सारा थिएटर किया था, तो उन्होंने अपनी जान झोंक दी थी इसमें। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये फिल्म रिलीज़ हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि इंडिपेंडेंट फिल्म को रिलीज़ कराना। ये थोड़ा टफ टास्क होता है। हम लोगों ने एक लिमिटेड बजट में उस फिल्म को बनाया, लेकिन उसके लिए हम लोग अभी भी उस चैलेंज को देख रहे हैं और बहुत सारे OTTs पे बात कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और यहीं से फिर जब ये फिल्म कंप्लीट हुई, और फिर डॉक्टर राहत खान लंदन में शिफ्ट हो गए, और उसके बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। नहीं, इससे पहले मैंने थिएटर ज्वाइन किया। अच्छा। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। हालांकि इससे पहले ही मैं थिएटर ज्वाइन कर चुका था, फिल्म शुरू होने से पहले। तो मुझे कुछ न कुछ तो लग ही रहा था कि कुछ तो करना चाहिए। तो अब थिएटर में आलोक नायर साहब हैं, द थर्ड बेल करके उनकी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 20-22 साल से वो सक्रिय हैं, सीनियर रंगकर्मी हैं इलाहाबाद शहर के। तो उन्होंने उनसे बात की, हमने कहा भाई हमें भी कुछ काम दीजिए। तो उन्हीं की एक साथी हैं रितिका अवस्थी जी, तो वो एक नाटक कर रही थी, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी का बहुत फेमस नॉवेल है, हम सब जानते हैं उसके बारे में। तो उसमें मुझे उन्होंने, जो मेन प्रोटैगनिस्ट चंदन था, उनके दोस्त की भूमिका दी। तो पहली बार मैंने वहाँ से थिएटर किया। फिर उनके साथ उन्होंने मुझे कई रोल दिए। उसमें मदारीपुर जंक्शन है जिसमें मैंने मेन लीड किया है, जांच पड़ताल में मेन लीड है मेरा। तो मैंने काफ़ी प्लेस किए, और धीरे धीरे अब ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा मुझे लोग प्रयागराज में जानने लगे। जो एक होता था ना, घर से निकले कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए, वो चीज़ टूटनी शुरू हो गई। और उससे दूसरी चीज़ ये हुआ कि वो बहुत सारे लोगों से मेरा कनेक्शन बन गया, जो क्रिएटिव फील्ड के लोग, और स्पेशली वो जो थिएटर में जो लोग वहाँ कलाकार काम कर रहे थे। मैंने कहा तो बड़े प्रतिभाशाली का, तो मुंबई देख के आया था, तो प्रतिभा तो मैं पहचान ही सकता था। मैंने कहा तो बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं यहाँ पे। ये भी एक मीम है ना, कितने प्रतिभाशाली लोग हैं यहाँ पे बड़े विचार रखते हैं। मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे हैं। तो प्रतिभाशाली लोग। तो वहाँ से मेरी एक टीम जो है बननी
शुरू हो गई। और फिर मैंने छोटा छोटा वो फिल्में बनानी शुरू की। Short सबसे पहले हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई पेंसिल, पहले स्टोरीग्राम चैनल डाला और शॉर्ट फिल्म पेंसिल बनाई। उस कैमरे नहीं थे उस समय, तो मोबाइल आईफोन था उसके पास, सत्यम तिवारी जो उसका मेन अच्छा, लीड है, okay. उसके पास आईफोन था मेरे ख्याल में उस समय 8 था या 10 था, जो भी मुझे याद। उससे हम लोगों ने वो फिल्म की। एक DSLR भी था, वो भी था साथ में। निकॉन का मेरे ख्याल में जेट सीरीज के कैमरे लगे ना आपके? जी, हाँ, जेट सीरीज Z30 के जेट 50 था या उससे पहले का कोई वर्जन रहा। Z50 तो अभी आया, पहले का। हाँ, तो उसका कोई पहले का वर्जन रहा होगा। एक अवी केसरवानी तो उसके पास वो कैमरा था। ओके, हाँ, तो लेंस वेंस जुगाड़ के कुछ करके हम लोगों ने और उस फिल्म को बनाया। बनाने के बाद मैंने उसको यूट्यूब चैनल पर डाला। तो ऑब्वियसली अब नए नए डालते हैं तो चैनल पे तो कोई व्यूज़ ऐसे आते नहीं शुरुआत करने पर। लेकिन मैंने उसको हॉट स्टार पे पिच कर दिया और वो फिल्म हॉट स्टार पर रिलीज हो गई। अरे वाह, हालांकि अब अभी उन्होंने हटा ली है, तो अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था और वो हॉट स्टार पे नहीं है। नहीं तो मैं सबको ये कहता देखो देखो अभी तुरंत देखो। हॉट स्टार पे रही मेरे ख्याल में, ये 2021 की बात है, तो करीब 2 साल वो हॉट स्टार पे फिल्म। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट था कि इतने टाइम तक रहेगी? असल में वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हुआ था। उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं बीच में, ओके, डायरेक्ट कंपनी से आप डील नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका कंपनी से टच है, हॉट स्टार से टच है, तो उसमें होता है कि भाई जो कुछ अगर थोड़ा रेवेन्यू शेयरिंग होता है। एक तो हॉट स्टार होता है कि भाई आप बड़ा प्रोजेक्ट ही लेंगे ना, छोटे मोटे प्रोजेक्ट हॉट स्टार क्यों लेगा। पर हॉट स्टार पे आप देखेंगे तो उनकी एक तो ओरिजिनल सीरीज होती है। हाँ हाँ हाँ, वो ओरिजिनल में वो क्वालिटी को भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। पर हम लोग जैसे लोगों के लिए थोड़ी जगह है कि भाई वो भी चाहते हैं कंटेंट आता रहे, नया कंटेंट आता रहे, है ना। तो देख लेते हैं कि ठीक ठाक क्वालिटी है, ऑडियो सही है, फिल्म अच्छी बनी है, Content अच्छा कहानी है। अच्छी, तो वो ले लेते हैं, ओके, है ना। हॉट स्टार थोड़ा सख्त है। MX प्लेयर पे तो आप कभी कभी देखेंगे तो कुछ भी रहता है वहाँ पे, है ना। हालांकि वो भी अब काफ़ी अपनी पॉलिसी को Strict हो बदल रहे हैं और अच्छे ही कंटेंट को ले रहे हैं। तो हॉट स्टार पे तो उससे मनोबल बढ़ गया। फिर हम लगातार मैं फिल्म को बनाता चला जा रहा हूँ और यही जर्नी मेरी चलती चली जा रही है। ओके। जैसे आपने भी बताया ना कि बीच के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, तो क्या ये फिल्म में भी होता है? हाँ हाँ, तीन चेन है इसमें। आप हाँ, वो बताइए। देखिए, एक तो प्रोड्यूसर जो बनाता है, और ये चैन आपको हर चीज़ में मिलेगी। जैसे साबुन बनाने वाली एक कंपनी, तो साबुन बनाने वाली कंपनी किसको सामान बेचती है? सीधे हम लोगों को नहीं, वो बेचती है डिस्ट्रीब्यूटर को, है ना, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, या वो Wholesaler। और होलसेलर। हाँ, जी। होलसेलर एक बड़ा स्टर्म, तो होलसेलर ही डिस्ट्रीब्यूटर, वो उसको देता है और वो देता है रिटेलर को और रिटेलर देता है, बराबर है। उसी तरीके से फिल्मों में भी ये होता है। तो उसने दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, प्रोड्यूसर ने दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया रिटेलर को। इसमें रिटेलर कौन है? PVR, हाँ, जितने सिनेमाज। और रिटेलर ने सीधे हमको दिखाया। अब उससे जो पैसे आए, अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या तो वो टिकट के पैसे का कुछ परसेंटेज होता है, या वन साइड, मतलब उसमें मल्टीपल बिजनेस मॉडल हो सकते, वो एक बिल्कुल अलग चीज़। सो अगर पिक्चर अगर वो प्रोड्यूसर ने बनाई है और फिर इतने सारे लोगों में रेवेन्यू डिवाइड होगा, प्रोड्यूसर को क्या बचता होगा? नहीं, वो सब मल्टीपल वो है ना। प्रोड्यूसर सिर्फ थिएटर से नहीं कमाते। ओके, अगर वो सिर्फ थिएटर से कमाएगा तो इतना पैसा नहीं लगाएगा। थिएटर से भी कमाता है ऑब्वियसली। थिएटर, अब तो जानते हैं कि थिएटर का ड्यूरेशन लंबा नहीं रह गया। पहले समय में जब हम लोग तुम्हारे उम्र के थे, हम तो उस समय हम लोग कहते थे कि फिल्म 50 हफ्ते चल रही है, 100 हफ्ते चल, अच्छा, सिर्फ फिल्म को देखा जाता था ना। चंद्रलोक पे कोई फिल्म लग जाती थी तो इसी से हम लोग देखते थे ना, फिल्म कितने वीक तक सरवाइव कर रही है। अच्छा, अब वो टीवी सीरियल टाइप। टीवी सीरियल नहीं। हाँ, आप जैसे अभी वो पहले क्या होता था कि रील होती थी ना, तो उसके प्रिंट बनते थे, तो वो प्रिंट आते थे। हाँ, वो ओके। प्रिंट से वो प्रोजेक्टर होता था, हाँ, तो हाँ। वो फिल्म चलती रहती थी, क्योंकि लोग देखने वाले बहुत है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता। सिल्वर जुबली होती थी फिल्म, है ना। 25 हफ्ते अगर फिल्म चल गई तो कहते थे सिल्वर जुबली है। 50 हफ्ते फिल्म चल गई तो उसको हम लोग कहते थे कि गोल्डन जुबली हो गई है फिल्म। इतने दिन तक वो चली, मतलब उतने दिन तक ऑडियंस लगातार उस फिल्म को देखने आती। अब ऐसा नहीं रह गया। अब तो एक वीक में ही पता चल जाता है कितना बिजनेस है, क्योंकि थिएटर बहुत हो गए, है ना। पहले ये होता था कि पहले फिल्म मुंबई में रिलीज होती थी, इलाहाबाद शहर में 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिल्म आती थी। हम लोगों को पहले ऐसा नहीं था कि फिल्म रिलीज हुई और एक साथ पूरे इंडिया में देखी जा रही है ना। तो आपके पापा या मम्मी इस बारे में बता सकते हैं, उन्हें पता होगा कि, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाँ ये सब देख चुके हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी सारी वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म जो है आप प्रयागराज में शूट कर रहे हैं,
तो ये बताइए, जब आप प्रयागराज में पहली बार शूट करना स्टार्ट किए थे, तो क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आर्टिस्ट का था कि ओके। मुझे क्योंकि आप कोई भी फिल्म बनाते हैं, कोई भी वेब सीरीज़ बनाते हैं, तो उसमें अगर आर्टिस्ट अच्छे नहीं हैं, तो कोई अगर आपके पास कोई टेक्निकल एफिशिएंसी है तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट जो ऑडियंस है वो तो आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस ही देख रहा है। लेकिन फिर उसको मैंने इस तरह से हुआ कि जब मैं थिएटर कर रहा था तो मेरी नज़र में बहुत सारे आर्टिस्ट रहते थे, तो जब कोई कहानी होती थी तो मैं वहीं से आर्टिस्ट ले लेता। दूसरा प्रॉब्लम ये आई कि सिनेमेटोग्राफर उस तरह से नहीं थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, किसी के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस आदमी नहीं था जिसने कभी कैमरा शॉर्ट फिल्म्स या वेब सीरीज़ के हिसाब से किया हो। यहाँ वेडिंग फोटोग्राफर्स बहुत सारे हैं, तो मैंने उन्हीं को तब अपने अपॉइंट हिसाब किया। से अपने साथ में लिया हाँ। और धीरे धीरे उनको भी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने भी हमारा काफ़ी साथ दिया और धीरे धीरे वो फिर ट्रेंड होने लगे, वो भी सीखने लगे। फिर तीसरा चैलेंज आया कि एडिटिंग का, तो एडिटिंग के लिए फिर मैं बेसिक एडिटिंग मुझे आती थी, तो फिर मैंने अपने लिए एक लैपटॉप खरीदा उस हिसाब से जिस पे इतना उसका हो जाए कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो कि एडिटिंग हो जाए। बेसिक एडिटिंग को, तो वो मैं एडिटिंग करने लगा। और उसके बाद जो है फिर वो म्यूज़िक वगैरह की दिक्कत थी, तो वो मैं यूट्यूब ही टारगेट कर रहा था। तो यूट्यूब के जो यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में आपको म्यूज़िक मिल जाता है जहाँ पे कॉपीराइट की दिक्कत नहीं होती है, फिर वहाँ से वो करना शुरू किया। तो इस तरह करके चीज़ें बनाते बनाते बनने लगी। कुछ दिक्कतें आती थी या कुछ उतना अच्छा नहीं होता था, तो फिर होता था कि अगली फिल्म में उसको हम लोग थोड़ा ठीक करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते रहे, कारवां आगे बढ़ता गया। सो कैसे-कैसे आपने जो आप जितने भी बनाई है शॉर्ट फिल्म्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि कौन-कौन सी आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, उसकी स्टोरीज़ बताइए? अ, अभी एक मैं आपको हाल का किस्सा बताता हूँ कि मैं उस कहानी पे सोचता ही रहता हूँ कि भाई कुछ नयापन हो, कुछ नई कहानी आए। दिमाग में कहानी तुरंत तो नहीं आती, और स्पेशली उस समय तो बिल्कुल नहीं आती जब जब आनी आप चाहिए। ये सोच रहे हो कि कोई कहानी दिमाग में आ जाए, तब तो वो कभी नहीं आएगी। ये तो मुझे समझ में आ चुका था, तो फिर मैं यही करता हूँ कि छोड़ देता हूँ उस बात को, ख़त्म हो गई। जैसे मुझे कोई कहानी नहीं चाहिए। तो एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था अपने कॉलेज के लिए, तो मैंने देखा मेरी कार पंचर। तो मैंने कहा अरे यार कार पंचर होगी तो अब क्या करूँ। तो फिर मैंने तुरंत मोबाइल पे ओला देखा, तो वो कुछ 450 रुपये ले रहा था, क्योंकि मेरा घर जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर में है और नैनी में मुझे जाना होता है। मैंने कहा तो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ, तो मुझे याद आया कि आजकल रैपिडो की सर्विस शुरू हुई है। तो मेरे साथ में इंद्रजीत वगैरह जो मुझे असिस्ट करते थे, वो सब बताते थे कि वो रैपिडो से आते हैं। तो मैंने कहा वो ऐप मैंने डाउनलोड किया और रैपिडो का एक मैंने राइडर बुक किया। ओके। अब उसके साथ मैं जा रहा हूँ, मेरी आदत है बात करने की, भैया कितना कमाते हो, कैसे कितने बजे चलते हो, कब साइन इन करते हो, कब साइन आउट करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, तमाम तरह की बातें मैं उससे कर रहा था। अचानक मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी लड़की ने तुम्हारी कभी राइड बुक की? तो उसने कहा अरे बिल्कुल सर, ऐसा तो अक्सर होता है, करीब 40 से 50% लड़कियाँ ही राइड बुक करती हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मुझे लगा कि प्रयागराज शहर इतना अभी शायद यहाँ लड़कियाँ इतनी कॉन्फिडेंट ना हो, पर जब उसने ये बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ, और बस वहीं से मेरे दिमाग में एक कहानी सूझ गई। और वो कहानी, वो शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई लव एट फर्स्ट राइड, कि एक लड़की जो कैब से सफ़र करती है और वो कहीं फंस जाती है और उसको रैपिडो बुक करना पड़ता है। अब वो किस तरह का डाउट है उसको उस लड़के को लेके कि पता नहीं कैसा है, उसके साथ कैसा रहेगा सफ़र। तो वो उसको बड़ा ना आते उसे कहती भैया और आगे खिसको, और आगे खिसको, और आप लोग और धीरे चलाना, और स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी जो है उछलनी नहीं चाहिए। और अंत में तो एक जगह वो थोड़े से हिचकोले खाती है तो उतर ही जाती है। वो कहती है कि स्पीड ब्रेकर पैदल पार करवाती है, फिर बैठती है और फिर उसको सब नियम बताती है कि मैम देखो भैया, आपको सबसे पहली बात 40 के ऊपर स्पीड नहीं जाएगी, अगला ब्रेक आप नहीं दबाएंगे। तो वो लड़का फिर हाथ जोड़ लेता है, और वो फिर हाथ जोड़ता है, और फिर वो क्या कहता है, वहीं से वो प्यार की एक छोटी सी कहानी। ओके। तो और वो बस उस समय तो उतना नहीं, मतलब चली, मतलब कब 2-4 हज़ार व्यूज़ उसके हो रहे थे, मगर उसके मैंने एक रील इंस्टाग्राम पे डाल दी ओके। और वो वहाँ पे वो हिट हो गई, और वहाँ से फिर काफ़ी, तो अभी कुछ 4 लाख व्यूज़ उसके हो अरे गए। वाह! और उसका सेकंड पार्ट भी हमने किया है, वो भी कुछ 20,000 होने वाले हैं। व्यूज़ हो ही गए करीब ओके। करीब, मेरे ख्याल में जब तक आपका ये पॉडकास्ट आएगा हाँ।
20,000 व्यू उसके हो Okay. जाएंगे। तो इस तरह से कहानियाँ बनती हैं और दिमाग में आती हैं। और इसी तरह मैं मुंबई गया था, और मुंबई गया तो वहाँ पे मेरे जो टीम के लोग हैं वो अब मुंबई भी चले गए हैं। वहीं उन्होंने रूम लिया है, वो स्ट्रगल करते हैं, कुछ एज ए एक्टर के रूप में, कुछ एज ए डायरेक्शन डिपार्टमेंट में वो वहाँ मेहनत कर रहे हैं कि वो काम करें, वो काम कर भी रहे। तो नए साल पे मैं गया तो उन्होंने कहा सर कुछ आए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा घूमेंगे मुंबई। बोले सर कुछ बनाते हैं। अरे मैंने कहा भैया अभी कहाँ बनाएंगे, इस समय कोरोना का समय था वो। Okay. और तो बस फिर वो हुआ कि कुछ कोरोना ही पे बनाते हैं, और फिर मैंने वो फिल्म बनाई रेत, और वो बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी, और वो बड़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म है। उसमें मैंने एक्टिंग भी की है, शायद अच्छा। इसलिए भी बता रहा हूँ। हाँ हाँ उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। अब मुझे तो अपनी सभी फिल्में पसंद हैं, चाहे वो हताश हो, रेत हो, पेंसिल हो। इसके अलावा हमारी एक वेब सीरीज़ बहुत अच्छी चली है, लोगों ने बड़ा पसंद किया। कॉमेडी वेब सीरीज़ है जो कि पूरी तरह प्रयागराज में के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहीं के आर्टिस्ट ने उसमें काम किया है। त्रिपाठी की तिकड़ी, Sorry. त्रिपाठी की तिकड़ी, उसमें अमित मिश्रा जी हैं, सत्यम तिवारी हैं, उसमें मोनिका हैं, और संजू साहू जी हैं। बहुत अच्छे अच्छे इलाहाबाद सब थिएटर के बहुत मजे हुए आर्टिस्ट हैं। मतलब आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और आप अगर पहला एपिसोड देखेंगे तो अगले 2 एपिसोड आप बिंज वॉचिंग करेंगे, ये तो मैं आपको पक्के तौर पर। हाँ 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 बिल्कुल। तो गाइस मैं चाहता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग एंड करें, और काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, और मैं चाहूँगा कि इसका जो पार्ट 2 हम लोग आपके साथ बनाएं, और काफ़ी और भी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे, काफ़ी और चीज़ें को हम लोग सीखेंगे आपसे। तो अब हम लोग जो है सर को ऐसा एक गिफ्ट देना चाहते हैं, एक ऐसा ऑनर देना चाहते हैं जो कि हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। तो सर ये आपके लिए। अच्छा सर थैंक यू सो मच। हाँ बहुत मज़ा आया मुझे। सबसे पहली बात है कि एक तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि एक कम आयु के आप हैं, और आपने इतना सुंदर ये सब पॉडकास्ट सब किया, और ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी आपके साथ ढेरों शुभकामनाएं। आप Thank you. खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, खूब नाम कमाएं अपने परिवार का, प्रयागराज का, क्योंकि आप ही लोग जो है वो प्रयागराज के आने वाले समय में आप ही को उसको आगे ले जाना है, इसके नाम को आगे ले जाना है। और आपका जो ये पॉडकास्ट है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि खूब फले फूले, हाँ हाँ थैंक यू। खूब तरक्की करे, और पूरे देश में आपका नाम। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज के पॉडकास्ट में, और सर ने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है। और हम लोग जो है अब मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जो है नेक्स्ट गेस्ट का इंतजार करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड स्टे ट्यून्ड।